हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वॉल्केनो के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों ने जो अपना पिछला लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर वॉल्केनो के 3 प्रकार पढ़े थे, और हम लोगों ने उनमें जो 3 प्रकार पढ़े थे उसके अंदर एक एक्टिव वॉल्केनो है जिनको हम कहते हैं जागृत ज्वालामुखी, एक जिनको हम कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी यानी डॉर्मेंट वॉल्केनो, और तीसरा हमने पढ़ा था एक्सटिंक्ट यानी मृत या शांत ज्वालामुखी। तो हम लोगों ने वो जो 3 क्लासिफिकेशन पढ़े थे वॉल्केनोज के, अब हम आज जो लेने जा रहे हैं वो वॉल्केनिक जो एरियाज होते हैं, जो ज्वालामुखी क्षेत्र होते हैं जहाँ पर ज्वालामुखी हमको देखने को मिलते हैं या जहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं, ज्वालामुखी उद्गार होते रहते हैं, तो वो इलाकों में हमको क्या क्या टॉपोग्राफी देखने को मिलती है, यानी क्या क्या स्थलाकृति देखने को मिलती है। आप जरा इस वर्ड को आप देखें। स्थलाकृति जो शब्द है, स्थल की आकृति, यानी वॉल्केनो जहाँ पर है, जहाँ पर हमको ज्वालामुखी मिलते हैं, वहाँ पर किस किस किस्म की आकृतियाँ हमको देखने को मिलती हैं, जिसे हम इंग्लिश में टॉपोग्राफी कहते हैं। तो आपको मैं कुछ एग्जाम्पल जो आज शुरू करूँगा, जैसे कि आपने एक शंकु शब्द पढ़ा था वॉल्केनो के लिए, ज्वालामुखी के लिए, कि जब ज्वालामुखी माउंटेन बनता है तो एक शंकु की शेप में बनता है, एक कोन या कॉनिकल शेप में बनता है, जिसके अंदर एक सेंट्रल वॉल्केनिक पाइप होती है। आपको मैंने ये भी पिछले लेक्चर्स में डायग्राम से समझाया था। जिन्होंने पिछले लेक्चर्स मिस किए हों, आपको मैंने पहले भी कहा था कि आप ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करके मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं कि ज्वालामुखी जहाँ मिलते हैं उन क्षेत्रों में किस किस किस्म की आकृतियाँ, स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। तो आज हम लोग इनको कुछ पॉइंट वार स्टार्ट करेंगे या इनको कुछ बिंदुवार लिखना शुरू करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को जो बेसिकली शंकु है, जो मैं पहले नंबर से स्टार्ट कर रहा हूं, ज्वालामुखी शंकु, वॉल्केनिक कोन। आप जरा वॉल्केनिक कोन या ज्वालामुखी शंकु के उसी डायग्राम को वापस याद करें जो हमने पिछली क्लासेस में बनाया था, कि जहां पर भी कहीं लावा ज़मीन से निकलता है, बाहर आता है, तो फिर सबसे पहले एक जो लावा के चिपकने से जो आकृति बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी शंकु, वॉल्केनिक कोन। और आप ऐसे देखिए कि वॉल्केनिक कोन जो है ये बेसिकली इस इलाके से लावा बाहर आता है। लावा जैसे जैसे बाहर आता है तो उसकी लेयर्स ऐसे जमती जाती हैं, उन लेयर्स के जमते जाने से, लावा के सॉलिडिफाई होते जाने से, इस तरह से एक जो टॉपोग्राफी बनती है उसे हम कॉनिकल शेप की कहते हैं, शंकु के आकार की कहते हैं। जैसे जैसे फिर लावा और बाहर आता जाएगा, इसकी साइज बड़ी होती जाएगी, यानी जैसे जैसे लावा इरप्ट होता रहेगा, लावा के उद्गार आते रहेंगे, तो नई नई लावा लेयर्स उस पर सॉलिडिफाई होती रहेंगी, उस पर चिपकती रहेंगी, और इस वजह से क्या होगा कि वो वॉल्केनिक कोन फिर एक बहुत बड़े माउंटेन के रूप में बन जाता है। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब शंकु वृहत रूप धारण कर लेते हैं, तो उन्हें ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। यानी इंग्लिश में अगर हम बोलें, when the
cones get enlarged, they take form of volcanic mountains। बहुत आसान है, वेरी इजी। तो कहीं पर भी हम टोपोग्राफीज की जब ज्वालामुखी क्षेत्रों में बात करते हैं तो वॉल्केनिक कोन या ज्वालामुखी शंकु सबसे सिंपल इकाई है, सबसे सिंपल यूनिट है जो आपको आमतौर पे देखने को मिल जाएगी। तो अभी हम लोग नंबर 2 पे आते हैं। आपको याद है हमने पिछले क्लासेस में क्रेटर पढ़ा था, और जो क्रेटर है वो बेसिकली ज्वालामुखी का ऊपर का मुख होता है, यानी वॉल्केनिक माउथ होता है। और आपको मैंने ये भी कहा था कि उसका जो शेप है वो किसी गड्ढे की तरह होता है, किसी वॉल्केनिक कोन की तरह होता है। और जो क्रेटर्स हैं उनकी साइज बहुत बड़ी भी हो सकती है। तो हम नंबर 2 जो ले सकते हैं, ज्वालामुखी का मुख। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में इसको जो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं तो वो क्रेटर हुआ। इंग्लिश में वी कैन राइट इट वॉल्केनिक क्रेटर। अब आप वॉल्केनिक क्रेटर को अगर आप ऐसे देखें, जो एक बड़े माउंटेन के रूप में आपको क्रेटर देखने को मिले, तो जो मैंने आपको बताया था कि इस तरह से लावा जम जाता है परतों के रूप में, बड़ा माउंटेन बन जाता है। इट टेक्स ए लार्ज फॉर्म, लार्ज साइज हमको दिखता है इसका। और ये जो वॉल्केनिक हम लोग पाइप बना रहे हैं, बार बार हमने पहले ही पढ़ा है, ये जो हिस्सा है, ये जो ऊपर का जो गोलाकार हिस्सा है, ये तो कौन सी जगह है जिनको हम वॉल्केनिक पाइप कहते हैं। यानी यहां से लावा जो ऊपर आता है, जो आपने पढ़ा पिछली क्लासेस में, तो उसके ऊपर जो ये एक गोलाकार जो गड्ढा होता है, यानी ऐसे एक प्याले नुमा या एक बाउल शेप्ड डिप्रेशन होता है, तो उसको हम लोग क्रेटर कहते हैं। यानी क्रेटर कौन सी जगह हो गई? ज्वालामुखी का जो छेद है, जो उसका वेंट है, उसके चारों तरफ एक बड़ा सा गोल गड्ढा, तो हम लोग इसको क्रेटर कहते हैं। अब क्रेटर को आप डिफाइन करेंगे तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, हिंदी में अगर हम इसको लिखें, एक कीपाकार या प्याले नुमा गर्त है। ये कीपाकार यानी ऊपर से चौड़ा, नीचे से संकरा पतला, प्याले नुमा वही किसी प्याले की तरह, कटोरे की तरह। तो इसको हम लोग इंग्लिश में जैसे कीपाकार बोलते हैं। आपको याद है ना, जैसे हम तेल या ऑयल को भरने के लिए भी कीप या तेल की कुप्पी का इस्तेमाल करते हैं, फनल का इस्तेमाल करते हैं, जो ऊपर से चौड़ी होती है, नीचे से पतली होती है, उससे वो इजीली ड्रेन हो जाता है जो हम लिक्विड भरना चाहते हैं। तो इसको हम लोग, जो क्रेटर है, इसको हम इंग्लिश में फनल शेप्ड डिप्रेशन कह सकते हैं, या फिर फनल यही कीपाकार, ऊपर से चौड़ा नीचे से पतला, या फिर इसको हम बाउल शेप्ड, किसी कटोरी की तरह, तो बाउल शेप्ड डिप्रेशन भी कह सकते हैं। आपको मैं ये बता दूं, हमने पढ़ा था कि अगर ये वॉल्केनोज डेड हो जाएं, अगर ये वॉल्केनोज में लावा यहाँ सॉलिडिफाई हो जाता है, जम जाता है, और वॉल्केनो डेड हो जाते हैं, अगर वॉल्केनो इस में कल्पना करें कि यहाँ लावा सॉलिडिफाई हो गया, जम गया है, और अब लावा बाहर नहीं आ रहा है, तो हमने पढ़ा था कि
इन्हीं में फिर क्रेटर्स के अंदर कई बार ऐसा होता है कि ये जो क्रेटर्स होते हैं वोल्केनो के, उनके अंदर पानी भर जाता है बरसात का, और इनके अंदर क्रेटर झीलें भी बन सकती हैं। यानी ऐसी लेक्स क्रेटर लेक्स भी कहलाती हैं। तो क्रेटर लेक्स आपको कहाँ मिलेंगी? इस इलाके में। जब वो क्रेटर किससे भर जाता है, वो गोल गड्ढा किससे भर जाता है? पानी से। कौन से? रेन वाटर से। तो ये वर्षा जल से अगर भर जाए तो ये क्रेटर लेक्स कहलाएंगी, क्रेटर झीलें कहलाएंगी। तो जो डेड वोल्केनोज होते हैं उनके लिए तो हमने पढ़ा था कि डेड वोल्केनोज में तो आपको अक्सर ऐसी जो क्रेटर लेक्स है वो मिलेगी। अब मैं आपको यहाँ जो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आखिर इसका साइज क्या हो सकता है, तो आप इसको ऐसे ना लें कि क्रेटर बहुत छोटे होते होंगे, क्रेटर काफ़ी बड़े भी हो सकते हैं। मैं आपको इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ जो कि हम लोग क्रेटर्स का वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल्स मानते हैं, काफ़ी बड़े एग्जाम्पल्स में हैं। अलास्का आपको याद है, यूनाइटेड स्टेट्स में अलास्का है। अलास्का यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा प्रोविंस है, राज्य है उनका सबसे बड़ा, और काफ़ी ठंडा इलाका है। अगर मैं आपको उसको डायग्राम पे बताऊं या ग्लोब पे, तो ये हम लोगों ने उत्तर अमेरिका महाद्वीप पढ़ा था, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ा था। इस नॉर्थ अमेरिका में ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूएसए है, डोनाल्ड ट्रंप यहीं के प्रेसिडेंट हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, तो इसका एक हिस्सा, एक पार्ट इनका राज्य है, प्रोविंस है, वो कनाडा जो कंट्री है, जो आपको नजर आ रहा है कनाडा है, उस कनाडा की दूसरी तरफ है। यानी यूनाइटेड स्टेट्स का एक स्टेट ऐसा है, एक राज्य ऐसा है जो उस तरफ पड़ता है, और ये काफ़ी ठंडा स्टेट है उनका। और आप यहाँ देख सकते हैं पास में एशियन कंट्री रशिया भी आ जाता है, रशिया का इलाका आ जाता है यहाँ पर, लेकिन रशिया एशिया में आता है, और ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। तो ये अलास्का का जो इलाका है, यहाँ पर एक काफ़ी पुराना वोल्केनो है, एनियाकचक उसका नाम है। उसका जो क्रेटर है उसका काफ़ी बड़ा साइज मिलता है हमको। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स अगर देखें तो क्रेटर्स में जो बड़े क्रेटर्स हैं उसका हम एग्जाम्पल अलास्का में ले सकते हैं। तो अगर मैं एग्जाम्पल लूं, अगर मैं उदाहरण लूं, तो एग्जाम्पल अलास्का जो यूएसए का पार्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का पार्ट है। अलास्का का एक जो वोल्केनो है, एक ज्वालामुखी है, उसका एक एनियाकचक, ये एनियाकचक वोल्केनो का नाम है। तो यूएसए में अलास्का का एनियाकचक ज्वालामुखी क्रेटर बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, बड़े साइज का क्रेटर है ये। और आपको मैं इंग्लिश में ऐसे लिख दूं तो वोल्केनो कौन सा? एनियाकचक। तो एनियाकचक वोल्केनो का जो क्रेटर है, तो मैंने आपको ये ऐसे समझा दिया है थोड़ा सा इंडिकेट करने के लिए, अलास्का में ये वाला मिलता है। तो एनियाकचक जो वोल्केनो है उसका जो क्रेटर है, उसका अगर आप डायमीटर देखिए, डायमीटर आप समझते हैं ना, जो हम बोलते हैं व्यास, यानी जो 2r है रेडियस का, त्रिज्या का जो दुगना होता है। तो अगर इसका व्यास देखें, इसका अगर हम डायमीटर देखें इस क्रेटर का, जो मैंने यहाँ पे नाम लिखा है एनियाकचक ज्वालामुखी का क्रेटर जो है, उसका व्यास 6 मील है। यानी इसका जो डायमीटर है वो 6 माइल्स है। कैन यू बिलीव दिस कि ऊपर का ज्वालामुखी का जो मुख है, जो क्रेटर है,
वो इतने बड़े साइज का है। तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि ऐसे तमाम एग्जाम्पल क्रेटर्स के मिल ही जाएंगे आपको, लेकिन अपने दिमाग में ये ना रखें कि क्रेटर कोई बहुत बड़ी आकृति तो नहीं हो सकती, माउंटेन के ऊपर छोटा सा होता होगा, ये बहुत बड़े भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एनियाकचक वॉल्केनो का क्रेटर का एग्जाम्पल दिया जो अलास्का में है। अब एक और बात पे आते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक क्रेटर के अंदर ही, एक क्रेटर के इनसाइड, यानी जो बड़ा सा गोल गड्ढा है उसके अंदर की तरफ कई बार वॉल्केनिक पाइप जब फट जाते हैं, ज्वालामुखी की जो केंद्रीय नली होती है उसमें जब कभी दरारें आ जाती हैं तो क्रेटर के अंदर से ही लावा कहीं कहीं बाहर आने लग जाता है। तो एक बहुत बड़े क्रेटर के अंदर भी कई छोटे छोटे क्रेटर बन सकते हैं, यानी देयर कुड बी सेवरल स्मॉल क्रेटर्स ऑल्सो विद इन ए बिग क्रेटर, यानी बहुत बड़े क्रेटर के अंदर भी कई छोटे छोटे क्रेटर बन सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो फिर उनको हम क्या नाम देते हैं वो मैं आपको बताता हूं। जब क्रेटर के भीतर कई छोटे छोटे क्रेटर बन जाएं तो इसे घोंसलेदार क्रेटर कहते हैं। घोंसला, चिड़िया का घोंसला जिसमें उसके चिड़िया के बच्चे रहते हैं, उसके अंडे होते हैं। तो अगर हम बात करें तो जब क्रेटर के अंदर कई छोटे छोटे क्रेटर बन जाते हैं तो उसे कहते हैं जैसे किसी घोंसले के अंदर हो। तो ये थोड़ा ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं, आपको टेक्निकली ऐसे ही याद करने पड़ते हैं। तो घोंसलेदार क्रेटर कौन से हो गए? जब क्रेटर के अंदर कई क्रेटर बन जाए। आप इंग्लिश में लिखें तो व्हेन several craters are formed within a crater, यानी एक क्रेटर के अंदर जब कई छोटे छोटे क्रेटर बन सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको दे दूं अगर उदाहरण, तो बहुत कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स के अंदर आप लोग ले सकते हैं। आपको फिलीपींस या फिलिपाइन एक कंट्री है जो एशिया का ही देश है। मैं आपको उस पे ग्लोब पे वो दिखा देता हूं, थोड़ा अंदाजा लग जाएगा हमको उससे। ये एशिया का पार्ट आप देख रहे हैं। हम दक्षिण एशिया का देश है, भारत साउथ एशिया में आता है। तो हम जब ईस्ट एशिया की तरफ चलते हैं, हम जब इस साइड चलते हैं तो एशिया में ईस्ट एशिया की तरफ, पूर्वी एशिया की तरफ, और ये जो हिस्सा इंडोनेशिया है उसके ठीक ऊपर की तरफ इधर चलते हैं। बल्कि मैं इसको ज़्यादा सही कहूँ तो ये साउथ ईस्ट एशिया वाला हिस्सा आ जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया का जाता है। तो यहाँ पर जो देश आता है वो फिलीपींस है। इसको हम फिलिपाइन भी लिख देते हैं। तो फिलिपाइन में एक ज्वालामुखी मिलता है जिसका नाम है माउंट ताल। तो वो जो माउंट ताल ज्वालामुखी है उसके अंदर भी क्रेटर के अंदर कई क्रेटर हैं। तो एग्जाम्पल्स अगर हम लें कुछ अच्छे, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फिलिपाइन का माउंट ताल, ठीक है। फिलीपाइंस जो कंट्री है, फिलीपींस है, उसका कौन सा है? माउंट ताल, जिसके क्रेटर के अंदर आपको कई क्रेटर मिल जाएंगे। अगर हम कुछ और एग्जाम्पल्स पे आ जाएं, आपको याद है हमने इटली में, जो यूरोप का कंट्री है, उस इटली में हम लोगों ने कुछ वॉल्केनोस के नाम पढ़े थे, जैसे माउंट एटना। हम लोगों ने जब एक्टिव और डॉर्मेंट वॉल्केनोस पढ़े थे, यानी जब हमने सक्रिय और प्रसुप्त ज्वालामुखी के एग्जाम्पल पढ़े थे,
मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अपने मेरे जो पिछले लेक्चर हैं उन पे जा सकते हैं, उनको फाइंड आउट करिए, उसमें देखिए हमने सब लिखा हुआ है। तो एग्जाम्पल्स में ये भी आ जाएगा, जैसे जो इटली है, इटली में आपको माउंट एटना, उस माउंट एटना ज्वालामुखी के अंदर भी क्रेटर के अंदर क्रेटर हैं, और एक आपने माउंट वेसुवियस भी पढ़ा था, ये भी हमने इटली में ही पढ़ा था। इटली के जो बेसिकली ये दो खास ज्वालामुखी माउंट एटना और माउंट वेसुवियस, उसके अंदर भी आपको क्रेटर के अंदर क्रेटर मिल जाएंगे। और जो मैंने आपको एक एग्जांपल फिलीपींस का दिया, उसके अंदर माउंट ताल जो वोल्केनो है, उसके अंदर भी आपको क्रेटर के अंदर क्रेटर मिल जाते हैं। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है और ये कोई बहुत बड़े फेनोमेना भी नहीं है, आमतौर पे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाते हैं। तो अभी हमने पहली कैटेगरी टोपोग्राफी में पढ़ी शंकु, ज्वालामुखी शंकु या वोल्केनिक कोन। दूसरा आपको मैंने वोल्केनिक क्रेटर बताया, ज्वालामुखी का मुख बताया जो हर ज्वालामुखी में मिलता है, और अगर डेड वोल्केनोज है तो उसका क्रेटर पानी से भर जाता है और उससे झीलें बन जाती हैं, इनको हम क्रेटर लेक्स कहते हैं या वोल्केनिक लेक्स कहते हैं। अब मैं नंबर 3 जो आकृति है उस पर आता हूं। जो नंबर 3 है वो एक्चुअली क्रेटर का ही लार्ज फॉर्म होता है, यानी क्रेटर का ही बड़ा फॉर्म होता है, और उसे हम लोग नंबर 3 पे यहां लिख देते हैं काल्डेरा। काल्डेरा एक ऐसा वर्ड है, स्पेनिश भाषा का है, यानी यूरोपियन लैंग्वेज का है। काल्डेरा का मतलब होता है कड़ाह। जैसे हम लोग हलवाई जो खाना बनाते हैं उनके पास बहुत बड़ा कढ़ा होता है, घरों में तो हमारे यहाँ कढ़ाइयाँ होती हैं, लेकिन जो हलवाई हो बहुत बड़े बड़े कड़ाह का इस्तेमाल करते हैं। तो कड़ाह जो है उसके लिए काल्डेरा शब्द इस्तेमाल होता है। तो कई बार क्रेटर से भी बहुत बड़े विशाल गर्त या डिप्रेशन होते हैं जो कि हमको क्रेटर से भी कई गुना ज़्यादा बड़े मिल सकते हैं। तो आपको इसके लिए ध्यान रखना है कि मान लीजिए ये एक वोल्केनो जो हम पढ़ रहे हैं, इस वोल्केनो में ये वाला हिस्सा क्रेटर का है। ये जो क्रेटर हम पढ़ रहे हैं, ज्वालामुखी का मुख पढ़ रहे हैं, अगर ऐसा हो जाए कि ये क्रेटर से भी बड़ा डिप्रेशन बन जाए, कई बार क्रेटर जो कि बड़े साइज के होते हैं वो नीचे टूट के धंस जाते हैं, इंग्लिश में कहते हैं उनमें सबसिडेंस हो जाता है। तो जब वो नीचे धंस जाते हैं, कई बार ज्वालामुखी बहुत भयानक विस्फोट से फटते हैं। जब वो वायलेंट इरप्शन होता है तो ये ऊपर वाला हिस्सा मान लीजिए उड़ गया उसका, तो फिर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। तो क्रेटर से जो बड़ा फॉर्म होता है, मान लीजिए अगर ये उड़ गया और ये इतना बड़ा गड्ढा बन गया या एक बड़ा साइज का बन गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिर इसे हम काल्डेरा कहते हैं। तो काल्डेरा का साइज काफी बड़ा हो सकता है। तो काल्डेरास एक्चुअली क्रेटर का ही एक एनलार्ज फॉर्म है, लेकिन हम इसको ऐसे लिखें जब क्रेटर धंस जाए या विस्फोट से उड़ जाए। इसमें ज़्यादा बार तो यही देखा जाता है जब क्रेटर धंस जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। तो जब क्रेटर धंस जाए या विस्फोट से उड़ जाए, इंग्लिश में बोलूं तो इफ सबसिडेंस, इंग्लिश वाले ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सबसिडेंस मतलब धंस जाना। इफ सबसिडेंस ऑफ क्रेटर
takes place or due to जो वायलेंट इरप्शन है, भयानक विस्फोट है, इससे उड़ जाए, और ड्यू टू वायलेंट इरप्शन, क्रेटर धंस जाए या विस्फोट से उड़ जाए, तो फिर इसी का ये जो फॉर्म है जो बड़ा बन जाता है, इसी का विस्तृत रूप, इसी का एक एनलार्ज्ड डिप्रेशन, वो क्या हो जाएगा, वो काल्डेरा कहलाएगा। इसके अंदर भी पानी इकट्ठा हो सकता है, इसी के अंदर भी एक झील बन सकती है, जैसे क्रेटर के अंदर भी झीलें बन सकती हैं, इसके अंदर भी बन सकती हैं, लेक्स बन सकती हैं। तो काल्डेरा काफ़ी बड़े साइज के होते हैं। आप लोगों को याद है हमने इंडोनेशिया में जो ज्वालामुखी पढ़ा, इंडोनेशिया के अंदर हमने एक सुमात्रा आइलैंड पढ़ा, उसके अंदर कई ज्वालामुखी हैं। तो उनमें जो इंडोनेशिया का इलाका है वहाँ पर एक ऐसा ही सुपर कॉल्डेरा है। सुपर कॉल्डेरा का मतलब हुआ जो बहुत ही बड़ा है, और वहाँ पे एक झील बनी हुई है, इसको हम लेक टोबा कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। इंडोनेशिया की लोकेशन आपको मैंने अभी बताई थी। एशिया में हम जब साउथ ईस्ट एशिया की तरफ चलते हैं तो एग्जाम्पल इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जो काफ़ी बड़ा साइज का काल्डेरा है। इसका उदाहरण लें तो इंडोनेशिया में जो सुमात्रा द्वीप है, आइलैंड है, तो इंडोनेशिया का सुपर काल्डेरा, जिसको हम कहते हैं लेक टोबा, लेक टोबा भी कह देते हैं। तो लेक टोबा जो कॉल्डेरा है, वहां पे आपको एक बड़ी झील है लेक टोबा। तो ये बहुत शानदार एग्जाम्पल है इसका। सुपर कॉल्डेरा क्यों कहते हैं? क्योंकि काफ़ी बड़ा है साइज में। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं एग्जाम्पल में, सुपर कॉल्डेरा ऑफ सुमात्रा। मैंने उधर सुमात्रा को ब्रैकेट में लिख दिया, इधर मैं इंडोनेशिया को ब्रैकेट पे लिख रहा हूं, एक ही बात है वो। तो सुपर कॉल्डेरा ऑफ सुमात्रा इंडोनेशिया, दैट इज लेक टोबा। आपको इसका साइज बताता हूं मैं, आपको सुपर कॉल्डेरा का इससे मीनिंग समझ में आएगी। सुपर कॉल्डेरा के कहते किसको हैं? इसका अगर आप साइज देखें तो इसका जो आकार है, इसका जो साइज है, वो है ये जो झील है या जो कल्डेरा है जिसमें झील बनी हुई है, 100 किलोमीटर लॉन्ग है। ये 100 किलोमीटर लंबा, और ये करीब 30 किलोमीटर वाइड है, यानी 30 किलोमीटर चौड़ा है। आप जरा सोचिए, 100 किलोमीटर लंबाई में ये झील फैली हुई है और 30 किलोमीटर चौड़ाई में, तो आप अंदाज़ा लगाइए कितना बड़ा साइज़ है ये। तो काल्डेरा क्रेटर का भी बड़ा रूप हो गया, काफ़ी बड़ा फॉर्म हो गया उससे। अच्छा, एक चीज़ और, काल्डेरा के अंदर भी कई बार अगर ये बहुत बड़ा है तो जैसे क्रेटर के अंदर क्रेटर बन जाते हैं छोटे छोटे, जिनको हमने नेस्टेड क्रेटर लिखा था, घोंसलेदार क्रेटर लिखा था, तो काल्डेरा के अंदर भी छोटे छोटे काल्डेरा बन सकते हैं। अगर ऐसा होगा, काल्डेरा के अंदर छोटे छोटे काल्डेरा उसके अंदर भी बन जाएंगे, तो क्या हम उन्हें भी नेस्टेड काल्डेरा कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। इसलिए काल्डेरा के अंदर भी अगर आपको काल्डेरा मिल जाएं तो उनको आप घोंसलेदार काल्डेरा कह सकते हैं। ये भी एक ज्योग्राफिकल टर्म है, मुझे उसको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको उसको क्रेटर में समझा दिया है। तो नेस्टेड क्रेटर अगर हो सकता है तो नेस्टेड काल्डेरा भी हो सकता है। यानी अगर हम घोंसलेदार क्रेटर की बात करते हैं तो फिर घोंसलेदार काल्डेरा भी बन सकता है। तो आज हम लोगों ने एक तीसरी टर्म काल्डेरा पढ़ी। अगले लेक्चर में हम अगली टर्म्स को लेंगे जो बड़ी मज़ेदार होंगी,
जैसे गैसर या गीज़र्स क्या होते हैं, धुआंरे क्या होते हैं, फ्यूमरॉल्स क्या होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स क्या होते हैं, गर्म पानी के जो स्रोत हैं वो क्या होते हैं। तो ये हमारा अगले लेक्चर के लिए ड्यू रहेगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हैव ए नाइस डे, अपना ख्याल रखिए, फिर हम दोबारा मिलते हैं। गुड बाय।